बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करूंगा। पिछले लेक्चर में मैंने केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया था कि केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। आज मैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करूंगा। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सारी की सारी ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री आगे किसकी ब्रांच है? ये साइंस की ब्रांच है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं जी इस फिजिकल केमिस्ट्री पर। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री जो है, physical chemistry is defined as the branch of chemistry that deal with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the change in them। देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना आप रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप किसके बिटवीन होता है? ये कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बिटवीन होता है। अब कंपोजिशन क्या है? देखें, ये है जी अमोनिया गैस। ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बनी है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया की क्या है? कंपोजिशन है। अब इस इन कंपोजिशंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है ना। इस चीज को स्टडी किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को स्टडी किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है, बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को एक्सप्लेन किया जाता है, रिएक्शन काइनेटिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है कि मतलब के रिएक्शन किस स्पीड के साथ प्रोसीड करता है। इसके अलावा जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर और रेडिएशन का मैटर पर, उसको भी स्टडी किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की थोड़ी सी बात करता हूं यहां पर। देखिए, ये सेंटर पे होता है जी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके इर्द गिर्द हैं जी शेल्स। शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल करते हैं, इसलिए एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम पर चार्ज तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है। अब हम बात करते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखें जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन होता है ना, वो एसेंशियल होता है, कार्बन का होना जरूरी है। अब वो जो कार्बन है वो कोवलेंटली लिंक्ड होता है, मतलब उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है दूसरे एलिमेंट्स से। दूसरे एलिमेंट्स में जो कॉमन है वो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। जिस तरह यहाँ पर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन से, और इधर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है इधर मिथाइल ग्रुप से, और इधर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन से, यानी कि इधर ओवरऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन से मुराद ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल हों, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और जिस तरह ये मीथेन है, जिसे आप नेचुरल गैस कहते हैं, जो आप घरों में चूल्हों में जलाते हो गैस, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? नाम से ज़ाहिर है जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह लें या फिर कह लें हाइड्रोकार्बन्स, अब इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, जो इनसे ड्राइव किए जाते हैं कंपाउंड, उनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। जिस तरह ये देखें जी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 है, ये मीथेन गैस से ड्राइव किया जाता है। कैसे किया जाता है ये मैंने नीचे रिएक्शन दिए हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो मीथेन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट करके आगे जी बनता है जी क्लोरोमीथेन, ठीक है ना।
बाद में फिर जो क्लोरोमीथेन होती है इसका रिएक्शन करवाया जाता है जी क्लोरीन के साथ। आगे हमारे पास बनती है जी डाइक्लोरोमीथेन, अगेन ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है और आगे हमारे पास बनता है जी ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। आगे ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन इसका होता है और फाइनली हमारे पास CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो CCl4 है ये किससे हमने ड्राइव किया है? मिथेन से, यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, या यूं कह लें कि हाइड्रोकार्बन से हमने ड्राइव किया है। अब CCl4 का जो है जो CH4 यानी मिथेन का क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये ड्राइव किया गया है मिथेन से। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन भी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक कैटेगरी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह लें या फिर हाइड्रोकार्बन्स कह लें, और इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। अब 1 लाख के करीब जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं, और 20 लाख के करीब यानी 2 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनकी बारे में पता लगाया जा चुका है। नेक्स्ट है जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड और इनके डेरिवेटिव के अलावा जो बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और केमिस्ट्री की जो ब्रांच इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करती है उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, आप अमोनिया ले लें NH3, BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है जिस तरह, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। It has application in every aspects of chemical industry such as glass, cements and metallurgy. मेटलर्जी में क्या होता है? हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर्स से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं जी बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है? बायो से मुराद होता है जी लाइफ, यानी कि ओवरऑल हम बात कर सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the structure, composition and chemical reaction of substances found in living organisms. ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन जो है सब्सटेंसेस के, उनको स्टडी करते हैं। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जानदार अजसाम में, ठीक है। जिस तरह मैं सादा से सादा एक मिसाल देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट से मुराद जिस तरह ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में जाकर किस तरह, यानी कि वो एटीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसको स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो आप ड्रग अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो जो ड्रग है उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से, उन कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना, उनके हमारी बॉडी में क्या क्या पॉसिबल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ही फाइनलाइज किया जाता है कि फलां ड्रग को फलां मर्ज के लिए यूज किया जाना चाहिए या नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। आगे है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें हम बेसिकली जो केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कमर्शियल स्केल पर, ठीक है ना, उन केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड है एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों की जाती है इन केमिकल कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग? क्योंकि हम इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। किसके लिए? फर्टिलाइजर्स के लिए, सोप के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, पेंट्स के लिए और पेपर के लिए। अमोनिया है, अमोनिया को आप एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। क्लोरीन को आप इनफैक्ट जो बेसिकली वाटर होता है, वाटर सीवरेज की वजह से वो सारा जो वाटर होता है ना, वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, इसमें वो सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। उस वाटर में जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह, उनको किल करने के लिए क्लोरीन को ऐड किया जाता है वाटर में। आगे है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको इससे एक्सप्लेन करता हूँ। ये है जी न्यूक्लियस और ये है जी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद है? रेडियो एक्टिविटी से मुराद देखें, ये है जी यूरेनियम,
92 एटॉमिक नंबर है इसका। अब ये अनस्टेबल होता है, और स्टेबल होने के लिए ही ये जो ताबकारी शुआएं हैं, रेडिएशन है, वो खारिज करता है, ठीक है। और इसको ही रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अब वो जो रेडिएशन जो खारिज होती हैं उनको आप आगे फर्दर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई ट्यूमर वगैरह है उसके डायग्नोसिस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो रेडियोथेरेपी वगैरह है, इन पर्पसेस के लिए आप रेडिएशन को यूज करते हैं। अब जो एटॉमिक बम है वो फिशन रिएक्शन के नतीजे में बनता है, हाइड्रोजन बम होता है वो फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में बनता है। सन पर यानी कि सूरज पर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं। जो हीट सूरज से आती है या जो शुआएं सूरज से आती हैं वो इन्हीं रिएक्शन की वजह से ही आती हैं, क्योंकि ये रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन जो फ्यूजन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ये सन पर होते रहते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब फ्यूजन जो फिशन रिएक्शन है इनको कंट्रोल करके हम इसकी जो जिससे जो एनर्जी जनरेट होती है इसको इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर भी हम यूज करते हैं। ये सारी की सारी चीजें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। इसमें बेसिकली हम एनवायरमेंट को स्टडी करते हैं, एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। कंपोनेंट से मुराद कंपोनेंट्स होते हैं जी बायोटिक होते हैं, एक एबायोटिक होते हैं। बायोटिक से मुराद होते हैं जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनमें, और एबायोटिक्स में टेम्परेचर है, प्रेशर है, वाटर है, ठीक है ना। बायोटिक हमेशा डिपेंड, हम देखें जिस तरह टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम भी आ जाते हैं, हम टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, वाटर पर डिपेंड करते हैं। इसलिए जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो इफेक्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट पर, उसको स्टडी किया जाता है। इंडस्ट्री से मतलब जो आलूदा पानी निकलता है वो रिवर वगैरह यानी कि समंदरों दरियाओं में जाता है, और वहाँ की आबी मखलूकात की जिंदगी को भी मुतासर करता है। जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से वो हवा को आलूदा करता है, एयर पोल्यूशन का सबब बनता है। इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं, ठीक है ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती हैं जो वो बेसिकली जो ओजोन लेयर होती है इसमें डिप्लीशन का सबब बनती है, मतलब इसमें होल क्रिएट कर देती है। अब जिसकी वजह से जो होता है ये है कि जो सूरज से जो डेंजरस जो रेडिएशन होती हैं वो उन होल्स में से गुजरकर हमारी अर्थ तक पहुंच जाती हैं और नुकसान का सबब बनती हैं। यानी कि ये बीमारियों का भी तरह तरह की सबब बन सकती हैं। स्किन इन्फेक्शन वगैरह इसमें खासतौर पर अहम है, ठीक है ना। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं ये बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज की ही वजह से, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं इनसे भी बेसिकली ये केमिकल रिलीज होते हैं, और ये ओजोन लेयर में डिप्लीशन का वजह बनती है। डिप्लीशन से मुराद जो लेयर होती है वो थिन हो जाती है, इसमें होल से बन जाते हैं, जिससे वो जो रेडिएशन है सूरज से वो डायरेक्टली पास थ्रू हो जाती हैं और अर्थ क्रस्ट तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन। यहाँ पर हम एनालिसिस की सैंपल जो होता है चाहे वो सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में है, चाहे गैस फेज में, इसका एनालिसिस करते हैं और इसकी और मतलब कि सैंपल में कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उनकी फिर उन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर की या मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स की हम फिर सेपरेशन भी करते हैं, ठीक है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये जो सेपरेशन होती है ये दो तरीकों से होती है, यानी कि क्वालिटेटिव से होती है एनालिसिस होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। आपको कोई ब्लड का सैंपल लेके जाए तो आप सबसे पहले जो लैब्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं जी, उस ब्लड में कंपोनेंट्स का पता लगाते हैं कि ये इस जो फलां बंदे का जो ब्लड है इसमें इसमें इसको ये बीमारी है, तो इसमें फलां वो कंपोनेंट्स देखे जाते हैं जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हुई होती है कि वो उसमें है कि नहीं। जब उन कंपोनेंट्स का पता लगा लिया जाता है वो होती है जी क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर उन कंपोनेंट्स की आगे क्वांटिटी देखी जाती है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी मकदार कितनी है, ठीक है ना। यानी कि उस हिसाब से भी फिर ड्रग की जो डोज है वो तय की जाती है। ये होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो लैब्स बेस्ड में सारे टेस्ट होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सारी ये चीजें स्टडी करते हैं। बेसिकली ये साइंस है, साइंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन की। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल to identify its component. The separation is carried out prior to qualitative and quantitative analysis. तो ये था जी ब्रांचेस सारी की सारी केमिस्ट्री की। अब होप कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए जी, खुदा हाफिज।
शुक्रिया।